आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 3 में जो लास्ट टाइम आप लोगों ने सीखा था ग्राफ बनाना, ग्राफ में पहचानना कौन सी ग्राफ में कौन सी लाइन किस चीज को शो कर रहा होता है। आज मैं आपको बताऊंगा बेटा ग्राफ से वैल्यूज निकालने का तरीका। मेरे पास एक ग्राफ नजर आ रहा है, ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया, एक्सिस को ड्रॉ किया। एक पे नजर आ रहा है टाइम, एक पे नजर आ रहा है वेलोसिटी। तो बेटा ये कहलाता है मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैंने जो ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ का नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर ये ग्राफ की एक लाइन बनी हुई है जो आपको बनी हुई नजर आ रही है। और आपसे सवाल में कहा गया व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन फ्रॉम अबव ग्राफ, मतलब ग्राफ को देख के अब आपको पहचाननी है कि इस ग्राफ को देख के एक्सेलरेशन की वैल्यू है क्या, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो मेरे पास क्वेश्चन ये बन रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकाल के दिखाइए फ्रॉम अबव ग्राफ। बेटा ग्राफ में एक्सेलरेशन, अगर मैं एक्सेलरेशन निकालने का बोलूं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज आपको मालूम करने पड़ेंगी। आप अब ग्राफ के अंदर अपनी मर्जी से कोई भी दो पॉइंट्स को मार्क करोगे। मैंने आपके सामने दो पॉइंट्स को मार्क किया, इन दो पॉइंट्स के ऊपर बेटा जरा हाईलाइट करना आपको क्या क्या वैल्यू मिल रही है। इस पॉइंट पे आपको जो टाइम की वैल्यू नजर आ रही है बेटा, इस टाइम की जो वैल्यू नजर आ रही है वो टाइम की वैल्यू है 2। जबकि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी की वैल्यू आपको नजर आ रही है बेटा, वो वेलोसिटी की वैल्यू है 4। तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टार बना देते हैं कि टाइम 2 से शुरू हो रहा है और इनिशियल वेलोसिटी 4 है। मैंने एक और पॉइंट सेलेक्ट किया बेटा, अगला पॉइंट सेलेक्ट किया। आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। मैंने अपनी मर्जी से पॉइंट सेलेक्ट किया, पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद मैंने लाइंस को ड्रॉ किया। अब देखो मुझे फिर ये टाइम मिल गया, अगला टाइम हो गया मेरे पास 4 और अगली वेलोसिटी हो गई मेरे पास 8। तो इसमें से एक वेलोसिटी बेटा कहलाएगी इनिशियल और इसमें से एक वेलोसिटी मेरे पास कहलाएगी फाइनल वेलोसिटी। तो दो तरह की वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। मैंने यहाँ पे रखना चाहा सर फाइनल वेलोसिटी है मेरे पास 8, इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास 4। भाई यही काम मैंने आपको करके दिखाया ना, अपनी मर्जी के दो पॉइंट्स को हाईलाइट किया, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को कंसीडर किया। अब टाइम मुझे बताओ, टाइम उसका लगा है 2 से लेकर 4 तक, तो टाइम कितना होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर टाइम निकालने के लिए बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दीजिए, यानी बाद वाला टाइम है 4, पहले वाला टाइम है 2। बेटा दोनों को माइनस करोगे तो टाइम आ जाएगा मेरे पास कितना सेकंड, टाइम आ जाएगा मेरे पास 2 सेकंड। तो आपने क्या काम किया, आपने बेटा 4 में से, इस 4 में से 2 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 4 में से 2 को माइनस किया तो टाइम आ गया मेरे पास कितना सेकंड, 2 सेकंड। तो नीचे टाइम की जगह पे 2 आ जाएगा। बेटा आप 8 में से 4 को माइनस करोगे तो 8 में से 4 को माइनस करोगे, नीचे ऊपर आएगा 4, नीचे लिखा हुआ है 2, 2 1 2, 2 2 4। तो जो एक्सेलरेशन का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो मैंने आपको बहुत आसान करके बताया एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना। अगर आप फेडरल की बुक निकाल के देखोगे, मेडिकल के टेस्ट की जो तैयारी कर रहे हैं, फेडरल की बुक के अंदर बहुत सारे ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन निकालना सिखाई गई है। तो आप वो बुक बेटा रीड करना, बुक में उसी तरीके से दो पॉइंट्स को हाईलाइट करना, वैल्यूज रखना और निकाल के चेक करना कि आपको एक्सेलरेशन निकालना आ रही है नहीं आ रही। यहाँ मैंने आपको निकालना सिखाया तो करेक्ट जवाब मिल गया मुझे ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के बाद अब जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक पे मैं आगे प्रोसीड करूंगा। मेरा टॉपिक है बेटा आज का रिलेटिव वेलोसिटी का। अब रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है, देखो रिलेटिव का वर्ड आया है, जो वर्ड निकला है रिलेट करना। आप बोलते हैं ना, आप किसी को बोलते हो रिलेट करना, मैं किसी का मुकाबला किसी के साथ करो, तो एक दो दो चीजों को आपस में रिलेट करना, कंपेयर करना, तो रिलेटिव का वर्ड आया रिलेट से। अब रिलेटिव वेलोसिटी है क्या, जरा पढ़िएगा। डेफिनेशन से फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा मैं आपको। द वेक्टर डिफरेंस, वेक्टर डिफरेंस दो वेलोसिटीज का वेक्टर डिफरेंस। बेटा डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, यानी सबट्रैक्ट कर देना। वेक्टर डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडीज की वेलोसिटी का मतलब क्या है, अगर एक की वेलोसिटी ए है तो दूसरी की वेलोसिटी कहलाएगी बी, यानी वीबी। अब इसका फॉर्मूला बनेगा क्या, उससे पहले मैं एक और डेफिनेशन आपको लिख के दिखाऊं, जरा देखिएगा डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू एन अदर, मतलब एक की वेलोसिटी दूसरे के लिहाज से, देखो लफ्ज है ना रिलेटिव, रिलेट करना, मतलब एक की वेलोसिटी को रिलेट करोगे दूसरे के लिहाज से, तो ये वेलोसिटी कहलाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये रहा इसका फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला मैंने लिख के दिखाया, ये कहला रही है मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव यानी ए की वेलोसिटी बी के लिहाज से, तो मैंने लिखा है रिलेटिव वेलोसिटी। अब आप देखो बीच में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस साइन लगा हुआ है, क्योंकि उसने कहा था वेक्टर डिफरेंस बिटवीन टू वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज, यानी ए और बी। तो मैंने फॉर्मूला लिख के दिखाया बेटा, आपसे भी सिंपल सा फॉर्मूला याद रखोगे, वी ए बी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है वी ए माइनस वी बी। आपने इस फॉर्मूले को याद करा है, इस फॉर्मूले को तमाम लोग याद कीजिए ताकि मैं इसके एमसीक्यूज आपको कराऊं। एमसीक्यूज बड़े इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज हैं और मुझे यकीन है कि हो सकता है आप लोग सही कर लें या हो सकता है गलत करें। सवाल देखते हैं जरा, सवाल है क्या मेरे पास। ये रहा सवाल मेरे पास, तमाम लोग जरा सवाल पढ़िए और आंसर सजेस्ट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है।
अब एमसीक्यू देखने के बाद आप क्या करोगे, सर दो वेलोसिटी दे रहा है, एक दे रहा है 30, एक दे रहा है 20। आप बोलेंगे सर अभी अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा, वी ए बी का फॉर्मूला था मेरे पास, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। वी ए की वैल्यू है सर मेरे पास, एक हो जाएगी 30, एक हो जाएगी मेरे पास 20, 30 में से 20 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10, यानी करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ये मैं आपको बात कंफर्म कर देता हूँ कि इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए है ही नहीं। आप बोलेंगे सर ये क्या हुआ, तो ये आपने अभी फॉर्मूला पढ़ाया और अब आप बोल रहे हैं कि सर इसका ऑप्शन ए आंसर है ही नहीं, तो आंसर होगा क्या, मैं आंसर की तरफ आपको लेके चलता हूँ सर, लेकिन पहले मुझे डायग्राम बनाने पड़ेगी। मैंने आपके सामने बेटा डायग्राम को बनाया, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। उसने, अब सवाल जरा स्लो स्लो करके बारी बारी करके सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं। उसने कहा बॉडी ए जो है मूव कर रही है वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। बेटा ईस्ट होता है राइट हैंड साइड पे, तो मैंने बॉडी ए को बनाया, इसकी वेलोसिटी को लिखा, जिसको लिखा वी ए इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, बॉडी बी इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट। बेटा वेस्ट है लेफ्ट साइड पे, अब वेस्ट अगर लेफ्ट साइड पे है तो मैंने वेस्ट वाली वेलोसिटी को बी, बॉडी बी को बनाया, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे। अब बी की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन मैंने क्या लिखा जरा पढ़ेंगे, मैंने 20 नहीं लिखा, बल्कि मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा -20। क्यों भाई, एक राइट हैंड साइड पे है और दूसरा उसका अपोजिट है, और अगर अपोजिट होता है तो साइन किसका लगाते हो, माइनस का साइन लगाते हो। तो ये बात बेटा आप समझने वाली बात थी, आप जज्बाती हो के गलती करते हो, आंसर गलत मार्क करते हो, फिर समझते हो कि हमारे पूरे नंबर आने चाहिए तो फिर नंबर कट जाते हैं। तो आपने वेलोसिटी के साथ माइनस साइन लगाया क्योंकि एक राइट हैंड साइड पे एक लेफ्ट हैंड साइड पे। अब आप वो फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा, वी ए बी का फॉर्मूला है मेरे पास वी ए माइनस वी बी। वी ए की वैल्यू है मेरे पास 30, बीच में आएगा माइनस, वी बी की वैल्यू है -20। बेटा माइनस माइनस इसको कर देगा प्लस, आप बोलेंगे सर बिल्कुल, ये माइनस इसको कर देगा प्लस, तो आंसर हो जाएगा 30 प्लस 20, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना, 50 मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट आंसर है बेटा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी 50 मीटर पर सेकंड। तो उम्मीद करता हूं अब ये एमसीक्यू आपको करना आ गया होगा, एमसीक्यू समझ में भी आ गया होगा। इस एमसीक्यू को देखने के बाद बेटा इसी से रिलेटेड मैंने और भी एमसीक्यूज अपने पास स्लाइड्स में ऐड किए हैं, अगला एमसीक्यू देखिएगा और मुझे सजेस्ट कीजिएगा इसका करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। एमसीक्यू में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो एमसीक्यू को देखिए और करेक्ट जवाब बताइए, करेक्ट जवाब क्या है इसका। जी बेटा, सवाल में अब आपसे कहा गया था बॉडी ए है जिसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, मैंने डायरेक्शन बनाई। देखो बॉडी ए की वेलोसिटी है ईस्ट की तरफ, तो मैंने ईस्ट की तरफ एरो बनाया, वी ए लिखा 30 मीटर पर सेकंड। अगली वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, ये भी टुवर्ड्स ईस्ट है, यानी बॉडी बी जो है इसकी वेलोसिटी भी बेटा ईस्ट की तरफ है, तो ये मैंने बॉडी बनाई और इसकी डायरेक्शन मैंने राइट हैंड साइड पर रखी ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ वेलोसिटी को, ये हो गई मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड। यानी ए की डायरेक्शन भी राइट हैंड साइड पर है, बी की डायरेक्शन भी राइट हैंड साइड पर है। अब उसने कहा रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के दिखाओ, तो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। बेटा वी ए की वैल्यू कितनी है, वी ए की वैल्यू है 30, बीच में लिखा हुआ है 20, 30 में से 20 को माइनस अगर आप करोगे तो एग्जैक्टली आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो करेक्ट जवाब मिल गया बेटा मुझे ऑप्शन नंबर ए, 10 मीटर पर सेकंड। इस एमसीक्यू को देखने के बाद ये एमसीक्यू भी आसान था, इसी एमसीक्यू से रिलेटेड अब आगे बात करेंगे। अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर आएगा, आंसर देखिएगा और सजेस्ट कीजिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है करेक्ट। ये रहा आपके सामने एमसीक्यू। ओके बेटा, सवाल में आपसे कहा क्या गया, सवाल में आपसे क्या, टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग विथ सेम वेलोसिटीज इन सेम डायरेक्शन आर इन डैश विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। देखो एक तो लॉजिकल ये है कि दो बॉडीज एक दूसरे के लिहाज से एक साथ चल रही हैं, अब इनकी वेलोसिटीज क्या होगी जरा देखते हैं। सपोज करो ये बॉडी ए है और ये मेरे पास बॉडी बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में एक ही जगह पे सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है। लेट सपोज वी ए की वैल्यू भी मेरे पास वी है और वी बी की वैल्यू भी मेरे पास वी है, सॉरी जीरो लिख दिया मैंने, वीबी की वेलोसिटी भी मेरे पास वी है, यानी दोनों की वेलोसिटीज वी मेरे पास है। अब आपसे बोल रहा है कि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी बताओ, उसने ये नहीं कहा रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्ट, उसने कहा विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के लिहाज का मतलब है कि वो आपसे बोल रहा है निकाल के दिखा दो कौन सी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के दिखा दो। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया मेरे पास वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। बेटा दोनों की वैल्यू वी है, वी में से वी को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ सर जो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है वो जीरो, और जीरो होने का मतलब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के लिहाज से कहलाएंगी किसके अंदर, रेस्ट के अंदर। अगर आप इनको खड़े होकर देख रहे होगे तो आपके लिहाज से तो ये बॉडीज मूव करती हुई नजर आ रही हैं ये, लेकिन ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट के अंदर है। तो करेक्ट आंसर बेटा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इनके रिलेटिव वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो वैल्यू किसके बराबर आ रही है, जीरो के बराबर आ रही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिल गया मुझे। तो उम्मीद करते हैं कि एमसीक्यू आप तमाम लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस एमसीक्यू को देखने के बाद रिलेटिव वेलोसिटी का
ये इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और एमसीक्यू मेरे पास है, इस एमसीक्यू को भी देखिए और जवाब दीजिए इस एमसीक्यू का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सवाल में आपसे कहा गया बेटा, इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ए इज ट्वाइस, पार्टिकल ए की जो स्पीड है वो ट्वाइस है पार्टिकल बी से। अब मैंने दो पार्टिकल्स बना दिए, एक पार्टिकल ए बनाया, एक पार्टिकल बी बनाया। अच्छा, किसकी वेलोसिटी ट्वाइस है, जरा ये देखते हैं। तो आप बोलेंगे सर पार्टिकल ए की वेलोसिटी ट्वाइस है, पार्टिकल बी की वेलोसिटी कम है। अब पार्टिकल ए की वेलोसिटी ट्वाइस होने का मतलब पार्टिकल ए की स्पीड ज्यादा है तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, और पार्टिकल बी की स्पीड कम है तो वो डिस्टेंस कैसा कवर करेगी, कम कवर करेगी, क्योंकि उसकी स्पीड डबल है। तो पार्टिकल बी जो है वो हाफ डिस्टेंस कवर करेगी। तो अब उसने मांगा क्या, जरा देखते हैं। जरा एक पढ़ो तो सही, स्टेटमेंट में बोला क्या है, मैं इसको अलग से भी हाईलाइट कर दूं, चलो रेड स्टार से हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, उसने कहा द डिस्टेंस पार्टिकल बी ट्रेवल्स, वो डिस्टेंस बताओ जो पार्टिकल बी ट्रेवल कर रहा है इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम एज कंपेयर टू द पार्टिकल ए। तो मुझे बताइए पार्टिकल बी ने पार्टिकल ए से डबल डिस्टेंस कवर किया है या उसके बराबर किया है या उससे भी हाफ किया है। तो आप बोलेंगे सर बराबर तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक ही स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। सर उसने डबल भी नहीं किया, तो जो डिस्टेंस कवर किया वो कैसा किया, हाफ एज फार, यानी आर्टिकल बी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो हाफ कवर किया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी हाफ एज फार। अगर वो ए की बात करता, उसने क्योंकि आपसे बी की बात करी है कि पार्टिकल बी के बारे में बताओ, अगर वो ए के बारे में बोलता फिर डबल एस फार होता, यानी ट्वाइस एस फार हो जाता। तो करेक्ट जवाब मुझे मिल गया इस एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्या एमसीक्यू ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आसान एमसीक्यू, इतना ज्यादा मुश्किल एमसीक्यू नहीं था ये भी। रिलेटिव वेलोसिटी के टॉपिक के बाद मैं अब आगे बढ़ूंगा, और अगला जो टॉपिक है मेरे पास वो है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। अब इसका ये इतना मुश्किल नाम क्यों रखा गया, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं। देखो, उसने कहा आपसे इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। कभी भी आपने पूरी लाइफ के अंदर फिजिक्स जो पढ़ी, ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि इनिशियल एक्सेलरेशन ए आई, फाइनल एक्सेलरेशन ए एफ। आपने कभी भी ये नहीं पढ़ा होगा। आपने हमेशा पढ़ा है सिंपल एक्सेलरेशन ए, यानी एक्सेलरेशन आपकी हमेशा यूनिफॉर्म रहती थी। आपकी एक्सेलरेशन की कोई भी वैल्यू होती थी, लेट सपोज आपकी वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कांस्टेंट वैल्यू होती थी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की। ऐसे ही आपसे कहा गया कि रेक्टिलिनियर मोशन, तो बेटा रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट पाथ में। स्ट्रेट पाथ में अगर मूव करे तो वो रेक्टिलिनियर कहलाता है। देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन आप सर्कुलर मोशन में डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते, सर्कुलर मोशन के लिए चेंज करते हो। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ा तो उसके लिए अलग इक्वेशन आपने बनाई, यहाँ भी आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई नहीं किया। तो इस वजह से ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। और रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब मैंने आपको बताया स्ट्रेट पाथ। अब ये नहीं आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, S is equal to VIT plus half AT square, एंड लास्ट में 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। मजीद जो आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े वो भी मैं आपको बताऊं। आप लोगों ने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, A इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय टाइम। बेटा टाइम यहाँ से ऊपर चले जाएगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा टाइम इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A। और लास्ट में एक फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है, S इज इक्वल टू VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने ड्राइव किया ना वो यहाँ से ड्राइव किए हैं। S इज इक्वल टू VT, वेलोसिटी का आप एवरेज लेते थे, और बेटा एवरेज लेने का तरीका होता है कि दोनों वैल्यूज को प्लस करो, इनिशियल फाइनल को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपने सारी इक्वेशन ऑफ मोशन इस फॉर्मूले से ड्राइव करी है। तो ये फॉर्मूला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपकी आगे आके हेल्प करेगा। एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इन तमाम इक्वेशन ऑफ मोशन को देखने के बाद वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को ये सारी बातें पता होंगी कौन सी चीज क्या है, लेकिन अक्सर होता है कि एप्टीट्यूड की तैयारी में ए लेवल्स के स्टूडेंट मौजूद होते हैं, उनके सिंबल्स डिफरेंट होते हैं। वो इनिशियल वेलोसिटी को यू बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी बोलते हैं। तो मैं जानबूझ के आपको सिंबल्स के बारे में बताता हूँ कि बेटा ये वी आई नजर आ रहा है, वी आई कहलाती है मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी, तो वी आई को लिख के दिखाया, वी आई कहला रही है मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी। फिर लिखा हुआ नजर आ रहा है वी एफ, तो वी एफ कहलाती है बेटा मेरे पास फाइनल वेलोसिटी। आपने फाइनल वेलोसिटी को हाईलाइट किया, वी एफ आ गया फाइनल वेलोसिटी। फिर ए नजर आ रहा है, ए कहला रही है एक्सेलरेशन, टी नजर आ रहा है, टी कहला रहा है टाइम, और एस नजर आ रहा है, एस कहला रहा है डिस्टेंस। ये सारी चीजें हो गई, इनके यूनिट्स भी आप लोगों ने पढ़े होंगे बेटा। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का यूनिट पढ़ा होगा मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी का यूनिट पढ़ा होगा मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का यूनिट पढ़ा होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम का यूनिट आप लोगों ने पढ़ा होगा सेकंड, और डिस्टेंस का यूनिट आप लोगों ने पढ़ा है मीटर। तो ये कुछ यूनिट्स आपके सामने आएगा जो मैंने आपसे शो कर दिए। अब सवाल की तरफ भी चलेंगे, सवाल आपके पास आएगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ शॉर्ट फॉर्मूले आपको सिखाना चाह रहा हूँ। वो शॉर्ट फॉर्मूले क्या है, शॉर्ट फॉर्मूले देखिएगा। ये शॉर्ट फॉर्मूले कुछ आपके पास नजर आ रहे हैं।
दो तरह के केसेस हो सकते हैं, दोनों केसेस मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक केस मैंने आपको बना के दिखाया है ड्रॉप का, अगर आप किसी बॉल को ड्रॉप करें, और अगला केस मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ थ्रो का, अगर आप किसी बॉल को थ्रो करें। आपने अगर किसी बॉल को बेटा ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करने की वजह से उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 के बराबर होती है। ड्रॉप करने में इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 के बराबर। तो अब अगर आप किसी बॉल को ड्रॉप करोगे, अब वो नीचे की तरफ मूव करता हुआ आ रहा है, नीचे की तरफ मूव कर कर आएगा, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी वीएफ। अब कितनी होगी हमें तो ये नहीं पता, तो मैंने फाइनल वेलोसिटी का नाम रख दिया वी, कि जितनी भी होगी वो वी कहलाएगी। तो बेटा अब आपने ये बात सीखी कि ड्रॉप की अगर बात करें और इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है, और आपसे बोले फाइनल वेलोसिटी निकाल के देखा, तो फाइनल वेलोसिटी को मैंने वी के बराबर नाम रख दिया। अब वी का जो फॉर्मूला मैं शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ, वो शॉर्ट करके फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है बेटा। फॉर्मूला जरा देखिएगा, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है वी इज इक्वल टू जी टी। इस फॉर्मूले का फायदा क्या है, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पूरी पूरी अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी, मैं इसको बता देता हूँ मैंने फॉर्मूले को शॉर्ट कैसे किया। देखो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वी एफ की जगह पे वी आ गया, वी आई की जगह पे अगर वी आई नजर आ रहा है तो वी आई की जगह पे आ जाएगा 0, ए की जगह पे आ जाएगा ए, फ्री फॉल है तो ग्रेविटी आ जाएगा, साथ में टी हो जाएगा। तो फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट करके लिख दिया वी इज इक्वल टू जी टी। तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कौन सी वेलोसिटी 0 है, कौन सी वेलोसिटी निकालोगे, बट डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया v इज इक्वल टू जी टी। अब इस फॉर्मूले का फायदा क्या है, इस फॉर्मूले का फायदा जरा देखना, आप सेकंड्स के अंदर एमसीक्यू के आंसर दे सकते हो। आपने बॉल को ड्रॉप किया, बताओ 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। आप बोलेंगे सर 2 सेकंड बाद, ये देखिए v इज इक्वल टू जी टी। अगर ग्रेविटी की वैल्यू 10 लोगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकंड। और अगर वैल्यू लोगे 9.8, तो 9.8 से भी कर सकते हो, 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 19.6, और आपको आंसर मिल गया 19.6 मीटर पर सेकंड। अब सवाल में पूछेगा कैसे, भाई मैंने एक बॉल को ड्रॉप किया, बताओ 3 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी है। तो आप बोलेंगे सर ड्रॉप किया ना, तो v का फॉर्मूला लगेगा v इज इक्वल टू जी टी। टाइम की जगह पे आ जाएगा 3, वेलोसिटी की जगह पे आ जाएगा, ग्रेविटी की जगह पे आ जाएगा 9.8, 9.8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला हेल्प करेगा। फर्स्ट फॉर्मूले के बाद मैं सेकंड फॉर्मूले की तरफ आऊंगा बेटा। सेकंड फॉर्मूला जो आपको नजर आ रहा है, सेकंड फॉर्मूला जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। सेकंड फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने s इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपके लिए काफी हेल्पफुल है। इस फॉर्मूले का फायदा क्या है, आपसे सिर्फ ये बोले ना बॉल को ड्रॉप किया है, मैं आपसे बोलूं बेटा आपने एक बॉल को ड्रॉप किया, बताओ 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। आप सोचोगे सर ड्रॉप किया, ड्रॉप में डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या नजर आ रहा है, s इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला नजर आया मुझे। आपने ड्रॉप किया है तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1 सेकंड, क्योंकि आपने 1 सेकंड का डिस्टेंस मांगा। ये हो जाएगा 4.9 मल्टीप्लाई बाय 1, 4.9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 4.9 मीटर। आपने डिस्टेंस का आंसर बता दिया, डिस्टेंस का आंसर आ रहा है 4.9 मीटर। तो इसका फायदा है, फायदा क्या कि अब आप डायरेक्ट टाइम की वैल्यू रखोगे और अब आप डिस्टेंस बता दोगे, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, जितने भी डिस्टेंस को बोले। अच्छा इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हो। अगर तो ग्रेविटी की वैल्यू आप ले रहे हो 9.8, अगर ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहे हो, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा s इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। और अगर आप ग्रेविटी की वैल्यू 10 कंसीडर करोगे तो फॉर्मूला और आसान हो जाएगा, ग्रेविटी की वैल्यू अगर 10 होगी तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा s इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। दोनों फॉर्मुलों से तकरीबन करेक्ट ही आंसर आता है, थोड़ा बहुत फर्क आता है। तो फॉर्मूले तो मैंने दोनों हाईलाइट कर दिए, या तो होगा 4.9 टी स्क्वायर या फिर होगा s इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। जबकि ये नजर आ रहा है आपको तीसरा फॉर्मूला b स्क्वायर अपॉन, तीसरा फॉर्मूला भी हो गया आपके पास s इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g। तीनों फॉर्मूले मैंने आपको लिख के दिखा दिए, ये ड्रॉप के लिए हो गया। अब सेम फॉर्मूला मैं आपको बना के दिखाऊंगा बेटा, सेम फॉर्मूले बिल्कुल एग्जैक्ट सेम फॉर्मूले लिखे में थ्रो के लिए। बस थ्रो में फर्क क्या होता है कि आप अगर अपनी बॉल को थ्रो कर रहे हो तो बॉल को थ्रो अपवर्ड करोगे आप, आपने अपवर्ड थ्रो किया। थ्रो करते हुए इनिशियल वेलोसिटी 0 के बराबर नहीं होती, बल्कि जो वेलोसिटी 0 होती है वो होती है फाइनल वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 के बराबर होती है। तो ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है कि आपने बॉल को ड्रॉप किया तो कौन सी वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। आपने बॉल को थ्रो किया तो कौन सी वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0। तो कुछ बातें हो गई आपके पास जो मैंने आपको बता दी है। अच्छा फॉर्मूले दोनों के लिए सेम है, थ्रो और ड्रॉप के दोनों के फॉर्मूले सेम है, बस इस वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इस वाले केस में फाइनल वेलोसिटी 0 है। इन फॉर्मूलों को देखने के बाद इसको इस्तेमाल करना सीख लेते हैं बेटा। इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक एमसीक्यू मैंने आपके सामने शेयर किया, और एमसीक्यू का करेक्ट जवाब देखते हैं, इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो सवाल में आपसे कहा गया बॉल इज ड्रॉप
फ्रॉम सर्टेन हाइट, एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया। अच्छा वो आपको लफ्ज आइडिया हो गया सर ड्रॉप की बात कर रहा है। अच्छा ड्रॉप के साथ उसने कहा हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस निकाल के दिखाओ, यानी एस निकाल के दिखाओ। अब एस के दो फॉर्मूले आप लोग अभी बेटा अभी हैंड टू हैंड पढ़कर आए हो। एक आपने पढ़ा है एस इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, एक मैंने बोला भाई एस इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। मैं जो यूज करूंगा क्योंकि वो ग्रेविटी की वैल्यू आपको दे रहा है 10, ग्रेविटी की वैल्यू उसने आपको 10 दी है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, मैं 10 वाला यानी 5 टी स्क्वायर वाला यूज करूंगा। अब फॉर्मूला कितना आसान है, 5 टी स्क्वायर, टाइम की जगह पे आप रखोगे बेटा, उसने कहा 5 सेकंड में टाइम डिस्टेंस निकाल के दिखाओ, तो टाइम की वैल्यू हो गई मेरे पास 5 सेकंड्स, तो मैंने टाइम की जगह पे 5 सेकंड लिखना चाहा। ये देखो 5 टाइम की जगह पे आ जाएगा 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करोगे 25, और 25 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगी तो आंसर आ जाएगा 125 मीटर। तो डिस्टेंस का जो आंसर आया बेटा वो डिस्टेंस का आंसर आ गया 125 मीटर। ये आपका करेक्ट जवाब हो गया 125 मीटर। लेकिन अब सवाल में, अच्छा ये आंसर भी मेंशन कर दूं 125, अच्छा इस सवाल में मिस्टेक है, गलत आ रहा है, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए है यानी 125 मीटर है। सवाल में छोटा सा मैं एक चेंज कर रहा हूँ, छोटा सा चेंज देखिएगा जरा क्या है, वो चेंज मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब जो मामूली सा चेंज मैंने किया है सवाल में, जरा वो चेंज देखिएगा, सवाल में आपसे शेयर करता हूँ। ये रहा सवाल मेरे पास, सवाल में एक छोटा सा चेंज क्या किया है, सवाल में चेंज देखिए कि पहले यहाँ पे लिखा हुआ था 5 सेकेंड, अब मैंने इसको 5 हटा के मैंने इसको बेटा कर दिया है 5 सेकेंड। अब 5 सेकेंड को कैसे करोगे, कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या 5 सेकेंड से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बेटा फर्क पड़ेगा। 5 सेकेंड को सॉल्व करने का तरीका अलग है, या आपने चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी किया होगा। 5 सेकेंड कभी भी आपको बोले 5वां सेकेंड, अब 5वें सेकेंड की एग्जाम्पल मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप बेटा आपके पास आप किसी फ्लैट में ऊपर चढ़ रहे थे, आपके पास फोन आया कि भाई आप कहाँ पर हो, आपने उसको कहा मैं 5वां फ्लोर चढ़ रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि आप 4 फ्लोर चढ़ के आ चुके हो, आप 5वें फ्लोर पे हो, मतलब 4 फ्लोर का डिस्टेंस कवर कर लिया है, मतलब 4 फ्लोर तक एक ऊंचाई तक आप आ चुके हो, 4th फ्लोर तक आप आ चुके। इसके आगे जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो 5th फ्लोर का है, तो ये 5 सेकंड का डिस्टेंस होगा। अब ये डिस्टेंस पूरा डिस्टेंस नहीं होता, ये सिर्फ 5 सेकंड का सिर्फ एक सेकंड का डिस्टेंस है, यानी जो 4 से लेकर 5 तक जाने का डिस्टेंस है वो 5 सेकंड का डिस्टेंस कहलाएगा। आज के बाद से मैं इसकी आपको शॉर्ट टेक्निक बताऊंगा किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। कभी भी आपको बोले कि 5 सेकंड का डिस्टेंस निकालिए, आपसे कहे बेटा 5 सेकंड का डिस्टेंस निकालिए, तो इसकी शॉर्ट टेक्निक ये कि आप S5 में से S4 को माइनस कर देंगे इस तरीके से, S5 माइनस S4, ये डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास किसका, 5 सेकंड का। तो 5 सेकंड का डिस्टेंस निकालने के लिए 5वें सेकंड में से चौथे सेकंड वाले डिस्टेंस को आप माइनस करोगे। जैसे लेट सपोज मैं आपसे बोलूं बेटा मुझे डिस्टेंस बताओ 3rd सेकंड का, मैं एक प्रैक्टिस आपकी करवा देता हूँ। मैंने आपसे कहा मुझे 3rd सेकंड का बताइए, तो आप बोलेंगे सर 3rd सेकंड का आएगा S3 माइनस S2। मैं बोलूं बेटा आपसे 6th सेकंड का बताइए, तो आप बोलेंगे सर हो जाएगा S6 माइनस S5, यानी पहले वाले सेकंड में से डिस्टेंस को आप माइनस करोगे। जैसे यहाँ आपसे कहा गया कि आप डिस्टेंस निकाल के दिखाइए 5 सेकंड का, तो 5 सेकंड का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला लिखा हुआ है S5 माइनस S4। बेटा S5 की वैल्यू आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसने कहा है जी की वैल्यू 10 लीजिए, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे एस इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, तो मैंने लिखना चाहा यहाँ पे भी 5t स्क्वायर, बीच में यहाँ पे भी लिखना चाहा 5t स्क्वायर। लेकिन एक दफा बेटा टाइम की वैल्यू आप जो कंसीडर करोगे, ये टाइम जो नजर आ रहा है, टाइम की वैल्यू आप कंसीडर करोगे एक दफा 5 सेकेंड, मैं मेंशन करके दिखा देता हूँ। एक दफा टाइम की वैल्यू आप कंसीडर करोगे 5 सेकेंड, और एक दफा टाइम की वैल्यू बेटा कंसीडर करोगे 4 सेकेंड, क्योंकि लिखा हुआ है ना आपके पास S5 माइनस S4, S5 का मतलब 5 सेकेंड का डिस्टेंस, S4 का मतलब 4 सेकेंड का डिस्टेंस। तो एक दफा टाइम की जगह पे आप 5 रखोगे, एक दफा टाइम की जगह पे क्या रखोगे, 4 रखोगे, तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 5 4 स्क्वायर। दोनों नंबर्स के अंदर जो चीज कॉमन आ रही है वो कॉमन क्या आ रहा है, वो कॉमन आ रहा है 5, तो आंसर बन जाएगा सर 5 कॉमन आ गया, अंदर बन जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। बेटा 5 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा 25, 4 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा 16, मैंने स्क्वायर को ओपन किया। 25 में से 16 को अगर आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा मेरे पास 9, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे या 5 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 45 मीटर। यानी 5 सेकंड में जो डिस्टेंस ये कवर करेगा उसकी वैल्यू होगी बेटा मेरे पास कितना मीटर, 45 मीटर, यानी करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे पास क्या, ऑप्शन नंबर बी।
तो उम्मीद करता हूँ आपको एमसीक्यू समझ में आ गया होगा, और कॉन्सेप्ट भी आप जहन में बिठाएंगे कि अगर आपसे बोलेगा 5th सेकंड का डिस्टेंस निकाल के दिखाओ, तो उसमें से एक पहले वाले सेकंड को आप माइनस करोगे, यानी 5th सेकंड बोला तो S5 माइनस S4 होगा। इस एमसीक्यू को देख के इसी से रिलेटेड एक और एमसीक्यू मैंने बनाया, तो मैं बनाया क्या, बुक से मैंने शेयर किया था एमसीक्यू। तो एमसीक्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब निकाल पाते हैं। एमसीक्यू थोड़ा सा लेंदी भी है, कोशिश करो बेटा इसको सॉल्व करने की और आंसर सजेस्ट करो इसका आंसर क्या होगा। एमसीक्यू में आपसे कहा गया बॉल इज ड्रॉप, बॉल ड्रॉप कर दी गई। अच्छा जी, ड्रॉप की गई, किस चीज की बात कर रहा है, डिस्टेंस की बात कर रहा है, और ग्रेविटी 10 दे रहा है। इतनी बातें तो समझ में आ गई कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो 5t² करेंगे, क्योंकि उसने सारी बातें क्लियर कर दी कि बॉल को ड्रॉप भी किया गया है, डिस्टेंस कवर्ड की बात कर रहा है, ग्रेविटी 10 है। उसने कहा डिस्टेंस का रेशियो निकालो 5th सेकंड का 4th सेकंड से। तो आप बोलेंगे सर ये अजीब सी कुछ बात करी, 5th सेकंड का डिस्टेंस का रेशियो 4th सेकंड से। तो मैंने लिख के दिखाया, एस 5th सेकंड का रेशियो लेना है एस 4th सेकंड से। देखो 5th सेकंड का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था S5 माइनस S4, तो ये तो ऊपर आ गया, ये 5th सेकंड का हो गया। नीचे लिखा हुआ है 4th सेकंड, उसने जो डिस्टेंस का आपको रेशियो निकालने को कहा, मैं बात को दोबारा से ओवरव्यू कर देता हूँ, एक दफा देख लीजिए दोबारा से बेटा। उसने कहा था बेटा डिस्टेंस निकालो बॉल का 5th सेकंड से 4th सेकंड तक का, वो आपसे कह रहा था कि दोनों का रेशियो निकालना है। तो आपने यहाँ पे लिख के दिखाया S5 5th सेकंड का, डिवाइड में लिखा है S4 4th सेकंड का। देखो 5th सेकंड का डिस्टेंस मैं आपको ऑलरेडी निकालना सिखा चुका हूँ कि 5th सेकंड का कैसे निकालोगे। 5th सेकंड का निकालने का तरीका है S5 माइनस S4, मैंने ऊपर लिखा, यानी 5th सेकंड के लिए हो गया S5 माइनस S4। जबकि नीचे वाला जो लिखा हुआ है आपके पास, जो नीचे वाला लिखा हुआ नजर आ रहा है, वो लिखा हुआ है 4th सेकंड। तो 4th सेकंड का बेटा तरीका होगा मेरे पास S4 माइनस S3, क्योंकि 4th सेकंड लिखा हुआ है। अब आप रेशियो तो निकाल के दिखा दिया कि रेशियो कैसे अप्लाई करेंगे, S5 माइनस S4 है, नीचे लिखा हुआ है S4 माइनस S3। अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, जरा इस बात को देखते हैं। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है 5t², आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिखा हुआ है। अब S5 के लिए फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, जरा इसकी बात करते हैं। S5 के लिए तो आप बोलेंगे सर S5 है ना, तो फॉर्मूला बनेगा मेरे पास, फॉर्मूला लिखा हुआ है 5t², अगर ये S5 होगा तो टाइम की जगह पे कौन आ जाएगा, टाइम की जगह पे आ जाएगा 5²। बात को समझिएगा जरा, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, यहाँ राइट हैंड साइड पे टॉप पे देखिए जहाँ मैं अपना पेन यूज कर रहा हूँ। बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है S इज इक्वल टू 5t², अगर ये S5 होगा तो टाइम की जगह पे भी कौन आ जाएगा, टाइम की जगह पे आ जाएगा 5²। तो मैंने लिख के दिखाया, S5 की जगह पे आ जाएगा 5 और टाइम की जगह पे हो जाएगा 5²। बीच में अब क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है माइनस, तो मैंने माइनस लगाया। अब लिखा हुआ है S4, तो बेटा S4 की जगह पे फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सर S4 का फॉर्मूला है ना, दोबारा देखो S4 का फॉर्मूला मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, ये देखो S4 इज इक्वल टू 5, टाइम की जगह पे आ जाएगा 4, तो बन जाएगा 4²। तो S4 का फॉर्मूला बनेगा 5 4²। अब सेम एज इट इज आप यहाँ नीचे भी करोगे, S4 का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सर S4 का फॉर्मूला बनेगा 5 4², बीच में आ जाएगा माइनस, और फिर लिखा हुआ है S3, तो S3 का फॉर्मूला बनेगा 5 3²। आपने फॉर्मूलों को लिख के दिखाया। ऊपर से जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन जरा निकाल के देखते हैं, ऊपर से कॉमन क्या निकल रहा है। तो आप बोलेंगे सर कॉमन निकल रहा है, ये भी 5 लिखा हुआ है, ये भी 5 लिखा हुआ है, ऊपर कॉमन आएगा, नीचे 5 लिखा हुआ है, नीचे 5 लिखा हुआ है, कॉमन आएगा। तो ऊपर से आपने 5 कॉमन निकाला, इस तरीके से ऊपर 5 कॉमन आ गया, और अंदर क्या बच गया सर, अंदर जो बच जाएगा वो भी लिखते हैं, नीचे से भी आप 5 कॉमन निकालोगे। मैं ऊपर पहले लिख के दिखाऊं, ऊपर बचेगा मेरे पास 5² माइनस 4², जबकि नीचे क्या आएगा, तो सर नीचे भी आप 5 कॉमन निकालेंगे, बिल्कुल 5 कॉमन निकालेंगे, 5 कॉमन निकाला, तो नीचे से जब आपने 5 कॉमन निकाला तो अंदर बच जाएगा 4² माइनस 3²। जैसे ही मैंने कॉमन निकाला ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर वाले आप स्क्वायर्स को सॉल्व कर लीजिए, ऊपर वाले स्क्वायर्स को सॉल्व करोगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ऊपर वाले दोनों स्क्वायर्स को मैंने सॉल्व कर लिया, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, नीचे लिखा हुआ है 4² और 3²। नीचे वाला 4² करोगे तो 16 होगा, और 9 का 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा। ऊपर इन दोनों को अगर माइनस करोगे, 25 में से 16 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 9, नीचे इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 7, यानी इन दोनों को ऊपर माइनस किया तो 9 आ गया, नीचे माइनस किया तो 7 आ गया। तो बेटा करेक्ट जवाब हो जाएगा 9/7, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब है।
तो मेडिकल के टेस्ट में ये एनटीएस का जब टेस्ट होता था, आज से तकरीबन 2 साल पहले तक एनटीएस जब टेस्ट देता था, वहां तो इस तरह के सवाल आते थे। लेकिन लास्ट ईयर से इस तरह के सवाल आना खत्म हो गए, सवाल इस तरह के नहीं आ रहे। लेकिन एनईटी के टेस्ट में तो इस तरह का सवाल किसी भी तरह से घूम फिर के आ सकता है, तो आपको इस तरह के सवाल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इक्वेशन और मोशन बेटा सॉल्व करने के बाद इन तरह के एमसीक्यूज मैंने आप लोग से डिस्कस किए, इन एमसीक्यूज को भी देखने के बाद आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ के अब मैं आपसे बात करूंगा फोर्स की। फोर्स है क्या, फोर्स को कैसे डिफाइन किया जाए। तो फोर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सामने। फोर्स इज एन एजेंट, फोर्स एक ऐसी चीज है विच चेंज और टेंड टू चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की मोशन को चेंज कर सके। यानी कोई बॉडी अगर रखी हुई अपनी जगह पे, एक बॉडी अपनी जगह पर है रेस्ट में, आपने इस पे फोर्स लगाई, ये मूव करना शुरू कर दी, इसका मतलब आपने इसकी मोशन, इसकी स्टेट को चेंज कर दिया। पहले ये रेस्ट पे था, बाद में मोशन में आ गया। कोई बॉडी मूव करते हुए आ रही है आपके पास, एक इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर एक बॉडी मूव करते हुए आ रही है। आपने इसको रोकना, आप इसको रोकना चाह रहे थे, रोकने के लिए आपने फोर्स लगाई, आपने इसको मोशन से रेस्ट में कर दिया। तो आप, फोर्स एक ऐसी चीज है जो बॉडी की मोशन को रेस्ट से मोशन में कर सके, या मोशन से रेस्ट में करने की सलाहियत रखे। सही ना, विच चेंज और टेन टू चेंज, देखो लफ्ज लिखा हुआ है टेन टू चेंज। टेन टू चेंज का मतलब हो सकता है चेंज ना कर सके, लेकिन चेंज रखने की सलाहियत रखे। कि आपके पास एक बहुत बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ था, आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, ये मूव ही नहीं कर रहा, इसका मतलब कि आप फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन वो फोर्स की वैल्यू कम है, और ये बॉक्स जो रखा है वो बहुत बड़ा रखा हुआ है। तो ये फोर्स की डेफिनेशन है। अब फोर्स का फॉर्मूला जो आप लोगों ने बेटा पढ़ा है, वो मैं आपको बताऊं। पहले इस डेफिनेशन को देखना, डेफिनेशन क्या बोल रही है। डेफिनेशन बोल रही है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ये आपने पढ़ा तो होगा, लेकिन इतनी आसानी से समझ में नहीं आता, तो मैं आपको ये फॉर्मूला पहले बना के दिखाऊंगा, फिर इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि इसका मतलब है क्या। देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। मैंने फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये ए नजर आ रहा है, ए कहलाती है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मेरे पास ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। तो मैंने ए की जगह पे वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम रख दिया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। मैं मेंशन कर देता हूँ, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा, एम को वी एफ से करोगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा एम वी एफ, एम को वी आई से करोगे तो हो जाएगा एम वी आई। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक बन गया एम वी एफ, एक बन गया एम वी आई। नीचे लिखा हुआ है टाइम। बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू एम वी, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है, ये मोमेंटम का फॉर्मूला पी इज इक्वल टू एम वी। अब अगर ये वी एफ होगा तो ये पी एफ बन जाएगा, और मोमेंटम का फॉर्मूला पी इज इक्वल टू एम वी। अब अगर ये वेलोसिटी जो लिखी हुई नजर आ रही है, ये वेलोसिटी अगर वी आई होगी तो मोमेंटम बन जाएगा पी आई। तो आपने यही काम किया, एम वी एफ की जगह पे आ जाएगा पी एफ, एम वी आई की जगह पे आ जाएगा पी आई। अब मोमेंटम, दो चीजों को अगर माइनस करते हो, दो चीजों को मैंने माइनस किया, पी एफ में से पी आई को माइनस किया, पी एफ में से पी आई को माइनस करोगे तो ये क्या रहेगा मेरे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको आप लिखोगे डेल्टा पी से। यानी पी एफ माइनस पी आई जो नजर आ रहा है, इसको लिखोगे डेल्टा पी। तो आपने लिखा डेल्टा पी, अब डिवाइड में टाइम आ रहा है। अब आप देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया आपके सामने, तो बोलेंगे सर फोर्स का फॉर्मूला बन गया, फोर्स बराबर है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करते हो तो वो रेट कहलाता है, किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करो तो वो रेट कहलाता है। रेट किसका लिया आपने, आप बोलेंगे सर मोमेंटम का लिया, मोमेंटम का भी चेंज। तो डेफिनेशन बनी मेरे पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को आप क्या बोलते हो, फोर्स बोलते हो। तो मोमेंटम की, फोर्स की दो तरह की डेफिनेशन हो गई आपके पास। डेफिनेशन मैंने आपको बनाना सिखाई, डेफिनेशन बनाने के बाद अब मैं इसके यूनिट्स की तरफ जाऊंगा कि फोर्स के कौन कौन से यूनिट हो सकते हैं। उससे पहले एक और चीज मेरे पास नजर आ रही है, इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स को कैसे डिफाइन करोगे। बेटा इम्पल्स को हमारी फिजिक्स की फेडरल की बुक के अंदर जे से लिखा गया है। हमने तो इम्पल्स को, इम्पल्स पूरा करके लिखा हुआ है, और फेडरल की बुक के अंदर इम्पल्स को जे के सिंबल से यूज किया गया है। अब इम्पल्स होता है क्या, जरा इम्पल्स की डेफिनेशन पढ़िएगा जरा क्या लिखी हुई है। इम्पल्स कहलाता है फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्या मतलब है इसका, तो आप बोलेंगे सर इसको एक्सप्लेन कीजिए, मैं इसको समझाता हूँ आपको। इम्पल्स का मतलब होता है कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो कितने टाइम के लिए, इम्पल्स कहलाता है कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो कितने टाइम के लिए। इस चीज को बेटा आप बोलोगे इम्पल्स। तो इम्पल्स का फॉर्मूला मैं अब आपको बना के दिखाऊंगा, जरा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने फोर्स का फॉर्मूला बुलाया, फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास था, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये फोर्स का फॉर्मूला जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ड्राइव किया, ये रहा फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करके है ना आप, इस फॉर्मूले को मैंने बुलाया, ये फॉर्मूला मेरे पास आया। इस फॉर्मूले में अब मैंने क्या काम किया जरा देखिएगा, ये नीचे वाला डेल्टा टी डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। अब इम्पल्स है क्या, इम्पल्स की जरा डेफिनेशन पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है। बेटा इम्पल्स कहलाता है कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो कितने टाइम के लिए, ये लिखा हुआ है ना, मैं हाईलाइट कर देता हूँ।
फोर्स अप्लाइड, कितनी फोर्स अप्लाई करी, फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कितने टाइम के लिए, तो कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो कितने टाइम के लिए, ये इम्पल्स का फॉर्मूला है। तो अब आप देखो, ये गौर से देखो, ये कौन नजर आ रहा है आपको, तो आप बोलेंगे सर ये नजर आ रहा है एफ डेल्टा टी, और एफ डेल्टा टी का मतलब सर ये फॉर्मूला बन गया किसका, इम्पल्स का। तो इम्पल्स का फॉर्मूला बन गया इम्पल्स इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी, यानी कितनी फोर्स अप्लाई करी कितने टाइम के लिए, तो इम्पल्स बराबर हो गया किसके, डेल्टा पी के। तब आपसे एमसीक्यू में दो तरीकों से पूछ सकता है, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है और इम्पल्स बराबर किसके होता है, तो इम्पल्स किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे सर डेल्टा पी नजर आ रहा है मोमेंटम, पी नजर आ रहा है मोमेंटम, डेल्टा लगा हुआ है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी इम्पल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेंज ऑफ मोमेंटम, इम्पल्स चेंज ऑफ मोमेंटम भी कहलाता है। पेपर में किसी भी तरीके से पूछ सकता है, आप जहनी तौर पे बेटा तैयार होकर जाओ। इम्पल्स के दो फॉर्मूले हो गए, इम्पल्स का एक फॉर्मूला हो गया एफ डेल्टा टी, और इम्पल्स का एक फॉर्मूला हो गया मेरे पास इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, और डेल्टा पी का मतलब क्या हो गया, चेंज ऑफ मोमेंटम। बेटा ये इम्पल्स की डेफिनेशन देखिए, इम्पल्स का फॉर्मूला पढ़ा। अब यूनिट ऑफ फोर्स की तरफ आएंगे। यूनिट ऑफ फोर्स में निकालना सिखाऊंगा आपको तीन सिस्टम में। पहले एमकेएस की बात करते हैं। एमकेएस में मैंने बोला भाई, एमकेएस में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन आप तमाम लोगों ने पढ़ा हुआ है, न्यूटन को आप लिखते हो कैपिटल एन से। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मैं पहले तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला आपसे पूछूं। फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। आप बोलेंगे ये सर यही होता है। मास का यूनिट क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर मास का यूनिट होता है केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि फोर्स नजर आ रहा है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो न्यूटन किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे सर न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। मैंने यूनिट लिख के दिखाया आपको, तो अब आप इसको लिखोगे अपने पास आके, आपको फिर याद रहे कि न्यूटन किसके बराबर है, न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। जबकि ये बात आपको याद है, एम कहलाता है मीटर, के कहलाता है किलोग्राम यानी केजी, और एस कहलाता है बेटा यहाँ पे सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। ये एम के एस कहला रहा है। जबकि न्यूटन के बारे में बता दिया, न्यूटन कहला रहा है मेरे पास क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला यूनिट मैंने आपके सामने लिखा सीजीएस। सीजीएस क्या है, तो आप बोलेंगे सर सीजीएस होता है सेंटीमीटर, जी होता है आपके पास ग्राम, और जबकि एस होता है आपके पास सेकंड। बेटा सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट है वो है मेरे पास डाइन, डी वाई एन ई, डाइन फोर्स का यूनिट है। अब डाइन किसके बराबर है, तो डाइन की तरफ भी चलते हैं। मैंने लिखना चाहा फोर्स का दोबारा फॉर्मूला, बेटा फोर्स का फॉर्मूला लिखा एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स का यूनिट मैंने लिखा डाइन। अब मैं सीजीएस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सीजीएस सिस्टम में मास लिखा हुआ है किलोग्राम में या ग्राम में, तो आप बोलेंगे सर सीजीएस, जी का मतलब है ग्राम, यानी मास होगा ग्राम के अंदर, जबकि एक्सेलरेशन होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो इसका यूनिट क्या बन गया, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डाइन बराबर हो गया बेटा किसके, किलोग्राम, सॉरी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने लिख के दिखाया कि डाइन बराबर है किसके, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन की बात हो गई, न्यूटन किसके बराबर है, डाइन की बात हो गई, डाइन बराबर है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट यूनिट लिखा हुआ है एफपीएस। तो एफपीएस में एफ क्या है, तो बेटा एफ कहलाता है फुट, पी कहलाता है पाउंड, पाउंड को एलबी से लिखते हो, और एस कहलाता है सेकंड, सेकंड को एस से लिखते हो। और आपके पास एफपीएस सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट होता है वो होता है मेरे पास पाउंड। अब पाउंड किसके बराबर होता है, पाउंड की बात कर लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला मैंने लिखा एफ इज इक्वल टू एम ए, पाउंड को लिखते हो एलबी से। बेटा एफपीएस सिस्टम में मास का जो यूनिट होता है वो होता है स्लग, एस एल यू जी स्लग। ये सारी बातें अब आपको खुद ब खुद याद हो जानी चाहिए कि मास का यूनिट स्लग है। जबकि एफपीएस सिस्टम में एक्सेलरेशन होती है फुट पर सेकंड स्क्वायर में। तो अब आप देख लो बेटा पाउंड किसके बराबर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर पाउंड बराबर आ रहा है स्लग फुट पर सेकंड स्क्वायर। तो तीन तरह की कन्वर्जन है जो मैंने आप लोगों को सिखाई कि कौन किसके बराबर हो सकता है, न्यूटन किसके बराबर है, डाइन किसके बराबर है, और पाउंड किसके बराबर है। तो तीनों कन्वर्जन आप याद रखोगे। इन कन्वर्जन को देखने के बाद एक एमसीक्यू भी मेरे पास है, उस एमसीक्यू को भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, फिर देखते हैं एमसीक्यू को सॉल्व करके फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ये रहा एमसीक्यू, सजेस्ट कीजिए इसका जवाब क्या हो सकता है। आप जरा देखते हैं सवाल को किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे इसका आंसर आएगा। उसने कहा वन डाइन इज इक्वल टू डैश, वन डाइन किसके बराबर है, ये आपसे बोल रहा है कि फैसला करके बताइए। देखो डाइन का मतलब है क्या, डाइन पहले मैं लिखता हूँ कि डाइन का मतलब क्या है। डाइन का मतलब है सर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डाइन का मतलब है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप जाना चाह रहे हो, देखो सारे आंसर लिखे हुए न्यूटन के अंदर, न्यूटन में जाना चाह रहे हो, न्यूटन किसके बराबर होता है, तो न्यूटन के बारे में लिखता हूँ। न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब छोटी सी मैंने पहले कन्वर्जन लिखी कि डाइन बराबर है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए क्या करते हो? कन्वर्जन अगर मैं आपसे पूछूं और आपसे बोलूं बेटा ग्राम को किलोग्राम में करना है, तो आप बोलेंगे सर ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर देते हो, तो ग्राम कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम में। बिल्कुल सही कहा। अब सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर को लेके जाना है मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करते हो? सर सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो मैंने 100 लिखा और आगे हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से अब ये मीटर में आ जाएगा, तो बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो नीचे दो नंबर आ गए, एक 1000 आ गया, एक 100 आ गया, मैंने इनको अलग कर लिया, 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब कुल मिला के आपको जो जीरो नजर आ रहे हैं वो 5 जीरो नजर आ रहे हैं, एक 1000 है और एक 100 है, 1 2 3 4 5, तो 4 5 5 का मतलब हो गया सर ये बराबर हो गया 1/10⁵, और 10⁵ अगर ऊपर आएगा तो बन जाएगा 10⁻⁻5 और साथ में आ जाएगा न्यूटन। तो किसके बराबर हो गया? करेक्ट आंसर कौन सा नजर आ रहा है? आप बोलेंगे ये सर करेक्ट आंसर नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 डाइन बराबर है एक्सपोनेंशियल -5 न्यूटन के। बेटा इस तरीके से आपको एक कन्वर्जन करना आनी चाहिए। आप कन्वर्जन पेपर में तो नहीं करोगे, आप याद ही कर लो तो ज्यादा बेटर है कि 1 डाइन किसके बराबर है, तो 1 डाइन बराबर है एक्सपोनेंशियल -5 न्यूटन के, तो आंसर आपको मिल जाएगा। बेटा इन बातों को देखने के बाद जब भी आप फोर्स की बात करते हो तो अगला जो पार्ट आता है वो न्यूटन के लॉस का आता है। न्यूटन के लॉस आप लोगों ने पढ़े होंगे। अब वो लॉस है क्या, जरा लॉस देखते हैं। देखो कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, तो आपने पढ़ा है ना, रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगी, तो ये रेस्ट में ही रहेगी जब तक मैं इस पे क्या ना लगाऊं, फोर्स ना लगाऊं। जैसे ही मैंने इस पे फोर्स लगाई ये मूव करना शुरू कर देगा। क्या बता रहा था भाई, ये रेस्ट पे है, रुकी हुई है, तो हमेशा रुकी रहेगी। कब तक रुके रहेगी? जब तक मैं इस पे क्या ना लगाऊं, फोर्स ना लगाऊं। जैसे ही मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा ये मूव करना शुरू कर देगी। और कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो हमेशा मूव करते रहेगी जब तक मैं इस पे क्या ना लगाऊं, फोर्स ना लगाऊं। जैसे ही फोर्स लगाऊंगा ये रुक जाएगी, फोर्स लगाया या मैं फोर्स अप्लाई करूंगा ये स्टॉप हो जाएगी, अपनी पोजीशन पे रुक जाएगी। अब यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अ बॉडी एट रेस्ट, कोई अगर बॉडी रेस्ट पर है, विल रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट पे ही रहेगी। यानी बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी? विद यूनिफॉर्म स्पीड, आगे बता रहा है, अनलेस नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स ना लगे। लेट सपोज मेरे पास ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे मैं दोनों तरफ से फोर्स लगाऊंगा, क्या ये बैलेंस फोर्स है या अनबैलेंस? तो आप बोलेंगे सर ये बैलेंस्ड फोर्स है। और बैलेंस फोर्स की तरफ वजह से क्या ये मूव करेगी? आप बोलेंगे सर ये मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं इस पे अनबैलेंस फोर्स लगाऊं, मैं फोर्स एक तरफ से अगर अप्लाई करूं, आप बोलेंगे ये सर अगर आप फोर्स एक तरफ से अप्लाई करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। अब आपने जो फोर्स अप्लाई करी है ये फोर्स है अनबैलेंस फोर्स, यानी रेस्ट और मोशन में उस वक्त आएगी जब आप फोर्स अप्लाई करोगे बेटा वो फोर्स अनबैलेंस होनी चाहिए। तो ये बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस का ख्याल रखिएगा। सेकेंड बात बेटा, लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया, जब भी इनर्शिया की बात होती है तो इनर्शिया की मैं डेफिनेशन लिखता हूँ और अपनी बात को एक्सप्लेन करूंगा बेटा। इनर्शिया है क्या? ओके, मैंने इनर्शिया की डेफिनेशन लिख के दिखाई। इनर्शिया कहलाता है टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट। स्टेट के चेंज होने में एक प्रॉपर्टी है जो अपने आप को रेजिस्ट करती है। जैसे एक बॉक्स आपके पास रखा हुआ है, मैं दो एग्जांपल्स ले लेता हूँ आपके सामने। आपके सामने दो बॉक्स रखे हुए, आप दोनों को मूव कराने के लिए गए। पहले वाले बॉक्स को शायद आप मूव करा लो, लेकिन अगर मैं दूसरे वाले बॉक्स को बना के दिखाऊं, दूसरा वाला बॉक्स काफी बड़ा बना हुआ है, लेकिन दूसरे वाले बॉक्स को आप इतनी आसानी से मूव नहीं करा सकते। मुझे बताइए कौन ज्यादा अपने आप को रेजिस्ट कर रहा है? तो आप बोलेंगे सर नीचे वाला अपने आप को ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये ज्यादा रेजिस्ट करेगा, अपने आप को रोकेगा। यानी इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसको अपने आप को रेजिस्ट कर रही है। यही तो डेफिनेशन लिखी हुई है। नशे की डेफिनेशन पढ़ो क्या लिखी हुई है। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी है क्या, टू रेजिस्ट, अपने आप को रेजिस्ट करेगी, टू चेंज द स्टेट, स्टेट को चेंज होने का मतलब रेस्ट से किस में जाने के लिए, रेस्ट से मोशन में जाने के लिए अपने आप को जो रेजिस्ट करेगी वो इनर्शिया कहलाएगा। और इनर्शिया का बेटा मास से रिलेशन होता है डायरेक्ट। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास।
जिसका मास जितना ज्यादा होगा, यानी जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी बेटा आपके पास क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करी मैंने आपसे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपको बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स बताया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, इनर्शिया बताया, और इनर्शिया का रिलेशन मैंने आपसे शेयर किया। इन सारी बातों को देखने के बाद आप जरा अगली बात देखिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा। पहले वाले केस में दो बॉडीज नजर आ रही हैं, दोनों में से कौन तेज मूव करेगी? तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट वाली जो है वो तेज मूव करेगी, जबकि जो सेकंड वाली है बेटा, ये सेकंड वाली स्लो मूव करेगी। तो किस वाले में एक्सेलरेशन ज्यादा थी? मैं आपसे अगर पूछूं किस वाले में एक्सेलरेशन ज्यादा, तो आप बोलेंगे सर छोटे वाले में एक्सेलरेशन ज्यादा। यानी एक्सेलरेशन का मास से रिलेशन है इनवर्स। इनवर्स रिलेशन कैसे? बेटा जिसका मास कम था, जिसका मास कम, उसमें एक्सेलरेशन कैसी है, ज्यादा है। तो यही बात तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई जो स्लो है वो ज्यादा तेज मूव करेगी, यानी मास का रिलेशन इनवर्स, तो एक्सेलरेशन, मास का रिलेशन एक्सेलरेशन से इनवर्स, जिसका मास कम उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा। जबकि सेकंड वाले केस में देखो कौन ज्यादा तेज मूव करेगा। सेकंड वाले केस में मुझे बताइए कौन ज्यादा तेज मूव करेगा। तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट वाला आपके पास आहिस्ता मूव करेगा, जबकि सेकंड वाला आपके पास तेज मूव करेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले पे ज्यादा फोर्स लग रही है। तो इसका मतलब ये हुआ सेकंड रिलेशन बन गया एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स का। जिसकी फोर्स ज्यादा होगी उसकी एक्सेलरेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यही सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है कि इफ अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन का मास से रिलेशन है इनवर्स, और एक्सेलरेशन का फोर्स से रिलेशन है डायरेक्ट। ये सेकंड लॉ मोशन आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था, जो मैं आपको दोबारा एप्टीट्यूड में रिवाइज करवा रहा हूँ। ये रहा आपके पास लिखा हुआ लॉ, और ये इसका दोनों रिलेशन आ गए, और ये इसका फॉर्मूला कहलाता है। तो स्टेटमेंट पढ़ लो बेटा आप लोग। When a force acts on an object, it produce acceleration in its own direction। मतलब जिस तरफ फोर्स लगाते हो, जिस तरफ फोर्स लगाई उसी तरफ एक्सेलरेशन होगी, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। एक्सेलरेशन का फोर्स से रिलेशन डायरेक्ट, और मास से रिलेशन बेटा लिखा हुआ है इनवर्स। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। जबकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है बेटा, ये तो बहुत आसान सा लॉ है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी एक्शन करते हो उसका रिएक्शन मिलता है आपको। तो ये तो इसमें कोई खास समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन एग्जांपल मैं एक दे देता हूँ आपको। जैसे आपके पास कोई बॉडी है, आपने इस बॉडी को प्लेस किया, इसका वेट होगा डाउनवर्ड, जिसको आप लिखोगे एम जी से, और इसका एक नॉर्मल रिएक्शन होगा जिसको आप किससे लिखोगे, आर से, और इन दोनों की डायरेक्शन बेटा अपोजिट होती है। तो ये आपके पास लॉज ऑफ मोशन तक की बात है। जो चैप्टर का आपके पास सेकंड पार्ट था ये मैंने कंप्लीट किया, जिसमें आपने डिस्कस किया था एंड में जो आपने डिस्कस किया वो लॉज ऑफ मोशन है, फोर्स बताया, लॉज ऑफ मोशन को बताया। तो यहाँ पहुंच के आप लेक्चर को अपने वाइंड अप करेंगे। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोगों को बातें क्लियर होंगी।